हेलो दोस्तों, साइमन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से एक और एपिसोड लेकर आ गए हैं हम लोग साइंस की दुनिया से तड़कता भड़कता और कुछ एकदम जोरदार वाला एपिसोड। आज ही मतलब जिस तारीख को हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज एक वीडियो भी आया है वेरिटिसिम का। सो उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी। और इट्स नवंबर, बर्थडे मंथ ऑफ सर सीवी रामन एंड सर जेसी बोस। तो आज इन दो वैज्ञानिकों की जो कहानियां हैं और इनके जो उपलब्धियां हैं उन पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो भाई वेरिटिसिम के वीडियो से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मतलब पिछले ही एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे, जो कि अनपब्लिश्ड है अभी तक, वो पब्लिश नहीं हुआ है एपिसोड, बट पिछले ही एपिसोड में हम लोग रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की बात कर रहे थे। और अभी भी खबर आई है कि वो उड़ती उड़ती खबर वो पूरी तरह सच नहीं थी। सो द प्रॉब्लम विद द साइंस कम्युनिकेशन, इज इट टू फास्ट और नॉट? So the thing is कि when we talk about science communication, science is fascinating, science is very interesting. Bad thing about it is that people use their imagination and their own twist of reality with the actual fact, and that's the worst thing that could happen. तो हो ये रहा है आजकल साइंस कम्युनिकेशन में कि अगर किसी को व्यूज़ ले रहे हो तो बात करेंगे मल्टी डायमेंशंस के ऊपर, मल्टीवर्स थ्योरी के ऊपर, वर्म होल्स के ऊपर, विदाउट एक्चुअली नोइंग कि एक्चुअली में होता क्या है, विच इज़ दी बैड थिंग। अगर पता हो तो कुछ टाइम पहले, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक पेपर आया था जिससे यूनिवर्स की एज जो अभी है, अभी से बहुत ज़्यादा क्लेम की थी। 13.8 बिलियन ईयर्स हम मानते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा क्लेम किया था, मैथमेटिकली सॉल्यूशन में दिखाया था। सब ने एकदम से रैपिडली ये बोलना शुरू कर दिया कि जो हमारे बिग बैंग थ्योरी है वो उसमें फ्लॉ है, बिग बैंग थ्योरी में ये गलती है, वो गलती है। बहुत सारे आर्टिकल्स आने लग गए, लोगों ने वीडियोस बनाने लग गए। बट वाई? उसके पीछे की रियलिटी क्या थी? एक सिंगल ऑथर ने आर्काइव पे पेपर डाला है। फॉर दोस हु डोंट नो, आर्काइव पे आप खुद भी पेपर डाल सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ प्री प्रिंट, ओके। वो किसी से रिव्यू होके पब्लिश के लिए नहीं गया है। व्हेन इट इज पीयर रिव्यू नहीं हुआ है और एडिटर ने उसको रिव्यू नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ है उसके। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट अ मैन्यूस्क्रिप्ट विच इज़ देयर। जब किसी ऑथेंटिक जर्नल में वो चीज़ पब्लिश होती है तब हम उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मानते हैं। तो जस्ट बिकॉज कोई चीज़ आर्काइव पे फिर भी दिखने क्रेडिबल चीज़ होती है, बट जस्ट बिकॉज हमको कोई आर्टिकल दिख गया, ये दिख गया, डजंट मीन कि हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को इसी तरीके से मान लें। क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन टू योर सोर्स, जो बोल रहा है वो किस बेसिस पे बोल रहा है। अगर आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करोगे या फिर बिना क्रॉस क्वेश्चन करे, क्या वो सोर्स बता पा रहा है कि उसकी बात में वैल्यू लग रही है? So this is the responsibility actually the person who is consuming the information, because information देने वाले बहुत मिल जाएंगे। साइमन भी मिल जाएगा आपको, और भी पॉडकास्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। You have to decide whom to trust. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य? यस, बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट कही दोनों ने। जैसे कि अगर हम बात करें रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो जब भी हम किसी भी चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम एविडेंसेस ढूंढते हैं। द थिंग इज़, हम उसके अपोजिट काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे दिखाना है कि एप्पल इज़ रेड, तो ये मेरा बिलीफ हो गया, राइट। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो वी टेक द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट स्टेटमेंट, लाइक वील टेक द नल हाइपोथेसिस ऑफ इट कि एप्पल रेड नहीं है, एंड इसके रिगार्डिंग हम एविडेंसेस ढूंढेंगे कि एप्पल रेड नहीं है। तो जब हमें एविडेंस मिल जाएंगे कि एप्पल रेड नहीं है, तब जाके वील कैन कंक्लूड कि एक्चुअली एप्पल इज रेड। एम आई राइट सतीश भैया? Yes, yes, right. So this is one of the approach how we pursue science. मेरे कुछ कलीग्स हैं जिनके साथ मतलब इस चीज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट होता है। उनका ये मानना है कि until unless we don't solve or we don't see the whole system, we cannot call it as science. But anyway, वो थोड़ा डिटेल चीज़ है। But yeah, this is one of the way we pursue science. Exactly. बिल्कुल। तो साइंस कम्युनिकेशंस और साइंस कम्युनिकेटर्स का मेनली आजकल ये है कि इंफॉर्मेशन आई और आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करने की बहुत जल्दी है कि इंफॉर्मेशन पुरानी ना हो जाए। तो इसीलिए जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी, जिस भी नाम से वो पब्लिश होती हैं, उन्हें एक बार पढ़ना और समझना
और वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना यही होगा कि आपको बाद में माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि सॉरी वो तो पब्लिश जो हुआ था वो तो गलत था, तो हमारे से गलती हो गई। ये नौबत हाँ, इस ये आपको अच्छे से खुद एकदम पुख्ता होने के बाद ही एक कदम उठाना चाहिए। हाँ आदि। हाँ, इस चीज़ को हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन पोल्यूशन। द थिंग इज़ कि अगर हम देखें जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम फंक्शन करता है, देन हमारे यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी एक रिसर्च पेपर को सबमिट करना होता है। बट नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान एक अच्छा रिसर्चर हो, राइट? द थिंग इज़ कि व्हेन अ पर्सन, अ एमेच्योर पर्सन स्टार्ट्स रिसर्चिंग, डजेंट मीन कि वो जाके सही रिसर्च करेगा। ओके, देयर आर हाई चांसेस कि वो गलत इन्फॉर्मेशन पकड़ के लाए एंड उससे कुछ गलत ही उसके ऊपर ऑपरेशन लगाए एंड कुछ गलत ही कंक्लूजन निकाले, राइट? बट सिंस वी हैव दिस सेंस ऑफ कंपल्शन इन आवर एजुकेशन सिस्टम इन जनरल कि तुम्हें रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करना ही है, तो थिंग इज़ कि क्वांटिटी ज़्यादा डोमिनेट करती है क्वालिटी के ऊपर एज़ कम्पेयर टू क्वालिटी। लाइक अगर हम अदर कंट्रीज़ की इंडेक्सेस देखेंगे, सो देर वॉज अ आर्टिकल ऑन दैट कि इंडिया में रिसर्च पेपर्स की नंबर बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा कम है। इसके ऊपर आई थिंक आप लोग उसके ऊपर बात करेंगे ही। लेकिन फिर एक चीज़ हमें और एक ये भी आते हैं कि इससे होता ये है कि जो कॉमन पब्लिक है, ओके, तो जैसे कि हमने बात की थी कि हेडलाइंस वगैरह आता है, बड़ी बड़ी बात है, यूएफओ दिखाओ, ये हुआ वो हुआ, होता ऐसा है कि वो कोई एक नॉर्मल फिनोमेना होता है, बहुत ही कॉमन। यहाँ पर क्लियर कर देनी चाहिए, यूएफओ का मतलब ये नहीं होता एलियन दिख गया। इट्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। It can be anything. Yeah. Unidentified. Yeah. We cannot identify it. It can be an aircraft of US Army. Yeah, but we have a newer name for this, right? UFP, right? Unidentified flying phenomenon. कि कुछ तो है, नहीं पता ऑब्जेक्ट है या फिर कॉन्सेप्ट है, वी जस्ट डोंट नो। सो या ऐसे है, लेकिन इवेंचुअली टर्न्स आउट कि ये जो रिपोर्ट्स है वो काइंड ऑफ फॉल्स मेमोरी की तरह है या फिर गलत परसेप्शन हुआ लोगों को एंड इट जस्ट क्रिएट्स अ बज़ अराउंड इट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब ये चीज़ें फैलती है, जैसे कि वीडियो में काफ़ी अच्छे से कोट किया था कि जो लाई होता है वो पूरी दुनिया को ट्रैवल कर लेता है जबकि ट्रुथ अपने जूते को बांध रहा होता है। सो दैट्स हाउ कि लाई स्प्रेड्स लाइक अ वाइल्ड फायर बट ट्रुथ इज़ लाइक जस्ट फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो कि सो वंस डैमेज इज डन देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आप उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर पाओ। एंड इसका एविडेंस हमें कोविड के वक्त भी दिखा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन थी कि वैक्सीन में मैग्नेटिज्म है एंड ऑल दैट डम रूमर्स सराउंडिंग इट, दे वर सो हाइप कि लोग लाइक पीपल वे बिलीविंग। एंड इसकी सपोर्ट में और एक चीज़ आती है कि मतलब साइकोलॉजिकली कि अगर हम किसी चीज़ को या फिर किसी झूठ चीज़ को हम जोर से बोले या फिर रिपीटेटिवली बोले तो इवेंचुअली पीपल सबकॉन्शियसली स्टार्ट कंसिडरिंग इट एज अ ट्रूथ। सो दैट्स येट अनदर प्रॉब्लम which is present in the domain of communication, science communication. Wonderfully said. That reminds me, कुछ साल पहले मैं डॉक्टर करण जानी से मिला था. So while discussing, he actually said कि अगर कोई न्यूज़ CNBC या फिर ऐसे मतलब फंडामेंटल साइंस की न्यूज़ इस तरह से न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा आ रही है ना, तो मान के चलना आगे जाके वो गलत हो जाएगी. बोलेंगे जो न्यूज़ में जो चीज़ें आ रही है ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज अच्छा, एक और वन थिंग दैट यू मेंशन एंड आई वुड लाइक टू गो डीपर इनटू दैट कि रिसर्च के जो भी हमारे फाइंडिंग्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है वो सही हो या गलत हो, विच इज़ वेरी नेचुरल. सी, having the wrong result after a research is part of the learning, is part of the human progress. अगर हम लोग देखा जाए आज तक जितने भी रिसर्च पेपर निकले हैं, मेजोरिटी ऑफ द पेपर्स जो है उनके जो रिजल्ट निकले वो गलत निकले, जो कि फिर भी हम लोग को हेल्प करते हैं साइंस में. प्रॉब्लम तब आती है जब when there is one person who don't have the specific background, who don't have the specific knowledge about it, उस पेपर को देखता है या फिर उस पेपर से रिलेटेड कुछ देखता है और उसके हिसाब से एक कंक्लूजन दे देता है. ट्रस्ट मी, जो खुद रिसर्चर होते हैं ना वो इतने कॉन्फिडेंस से उस चीज़ के बारे में नहीं बोलते जितना कम्युनिकेटर्स बोल देते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इन डेप्थ. अभी तक साइंटिस्ट ये जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि ब्लैक होल होता है कि नहीं होता है,
कुछ कम्युनिकेटर्स रहेंगे ब्लैक होल में ये होता है वो होता है, अरे वो है कि नहीं यही कंफर्म नहीं है अभी, साइंटिस्ट खुद कंफर्म नहीं है अभी। तो वही चीज़ है ना, द मोर यू डाइव इनटू द टॉपिक्स द मोर यू रियलाइज यू नो वेरी लेस अबाउट इट। तो रिसर्च पेपर की जब मैं बात कर रहा था, द थिंग इज कि वी हैव सो मेनी, मतलब जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम रिसर्च पेपर्स को, इतनी ज़्यादा हो गई है कि टू पिक आउट द जेन्युइन रिसर्च पेपर जिसके ऊपर हम एक्चुअली रिलाई कर सकते हैं, इट इज़ सिग्निफिकेंटली लेसर लाइक इन द ह्यूज पॉडल अगर हम बात करें तो। ये इस पे एक चीज़ मैं बोलूँगा बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में और भी जगह चाइना में भी ये चीज़ हो रही है कि इतनी क्वांटिटी में रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? द थिंग इज एकेडमिक पोजीशंस होती है बहुत कम। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ फिजिक्स में रिसर्च करने के लिए, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे अपनी लिविंग के लिए उसके बाद पोस्ट डॉक पोजीशन चाहिए, उसके बाद मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन चाहिए, जिसके बाद बन के प्रोफेसर और ये सारी चीज़ें पोजीशन में आऊँगा। इसके लिए मुझे चाहिए पेपर्स। तो द थिंग इज दैट इवन दो आई वांट टू डू द क्वालिटी वर्क जिसके लिए मैं कई साल डिवोट करके मे भी एक पेपर निकालूं, बट मेरा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन रहेगा, जो कंपटीशन रहेगा, दैट नीड्स मी टू पब्लिश मोर पेपर्स। एंड बिकॉज ऐसी नीड होती है तो हर कोई करना नहीं चाहता है, बट ऑब्वियसली अपना मतलब खर्चा सबको निकालना है, कमाना सबको है, तो दे हैड टू डू दिस। DAC मतलब DAG करके, DEG या NEEG करके एक चीज़ होती है PhD में, क्षितिज को शायद तो उससे पहले एक रिसर्च पेपर आपका पब्लिश्ड होना चाहिए, मतलब कि 2 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड का वाली थ्योरी अभी मतलब कि वो वाला रूल आया है अभी। UGC का है वन इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशन होना चाहिए, दैट्स आई नो फॉर साइंस, मुझे बाकी फील्ड का नहीं पता। बट यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया होते हैं कि 2 पेपर्स होने चाहिए या ये होने चाहिए, तो दैट माइट वेरी, बट हाँ जनरली UGC का क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड देन जर्नल की बात जब आती है तो जर्नल में भी कौन सा जर्नल आप देख रहे हो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और आजकल फेक जर्नल्स इतने ज़्यादा हैं कि उनमें आप बैठे बैठे आप पब्लिश करा सकते हो, पैसा फेंको बस आपका पब्लिश हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश्ड पेपर मतलब काउंटिंग में रखने के लिए लोग इस तरीके के भी कदम उठाते, तो उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक किताब है मेरे पास टेलीस्कोप नाम की, अब मैं नाम नहीं लूँगा कि किसकी किताब है क्या है, बट जिसकी भी किताब है उन्होंने अपना रिसर्च पेपर या कुछ भी एक ऐसा जो अपना प्रोजेक्ट है वो उस किताब के नाम पे छाप दिया। और कसम से बता रहा हूँ इतनी घटिया लैंग्वेज है उसकी, इतनी घटिया लैंग्वेज है कि बस किताब का कवर ही अच्छा था, बाकी अंदर मटेरियल कुछ नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं क्या कि अगर वो जर्नलिस्ट बनना चाहती होंगी या फिर कुछ भी बनना चाहते होंगे तो उनको एक किताब छपवानी होगी, तो उन्होंने छपवा दी किताब किसी भी पब्लिकेशन से, तो दैट डजंट मैटर। अगर पेंगुइन पब्लिशर की किताब पढ़ रहे हो आप और ऐसे किसी की किताब पढ़ रहे हो तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर इस टॉपिक को यहाँ पर छोड़ते हैं और एक बोलो। अच्छा मैं करता हूँ। हाँ, और एक चीज़ जो मुझे बताने थे, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि जो थियोरेटिकल फिजिक्स होता है या फिर हम बात करते हैं रिसर्च इन जनरल, हम कोई डिस्कवरी करते हैं, नई फाइंडिंग करता है, तो उसका इमीडिएट एप्लीकेशन देखने में टाइम लगता है। एंड जो एप्लीकेशन होता भी है वो डायरेक्ट उसी फॉर्म में नहीं होता, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर जब डिस्कवर हुआ होगा तो ठीक है यार, मतलब सही है, काफ़ी उसका एप्लीकेशन नहीं जानते थे लोग, लेकिन वी हैव स्मार्टफोन्स, वी हैव सिलिकॉन चिप्स इन आवर फोन, तो फोन इज द एप्लीकेशन कहा जाता था जब उसकी डिस्कवरी हुई थी, शायद क्षितिज मैं सही कह रहा हूँ ना, उसको उस टाइम जब डिस्कवरी जो हुई थी उसको बहुत यूजलेस थिंग माना जाता था और आज उसके बिना कुछ चल नहीं सकता हमारे आसपास लाइफ में। एग्जैक्टली कोविड के वक्त में ये चीज़ होती है, लाइक व्हेन यू डिस्कवर समथिंग यू नेवर नो कि इसका यूज़ कहाँ आएगा, कैसे आएगा, अभी तक आ जाता है, तो वी कैन नॉट से फॉर श्योर, बस क्यूरियोसिटी के लिए करते हैं। करेक्ट। एंड लाइक 2020 वॉज एविडेंट कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स थे वो एक्सपेंसिव हो गए थे बिकॉज वी हैड अ शॉर्टेज ऑफ माइक्रोचिप्स, मतलब सिलिकॉन की चिप्स की हमें शॉर्टेज हो रही थी। एंड सो या वी नेवर नो कि
कोई डिस्कवरी लाइक किस तरह से अप्लाई हो जाए? तो अब इतनी ही बात हुई है कि पीयर रिव्यू जर्नल की बात हो गई और डिस्कवरीज की बात हो गई, इस तरह की चीज़ों की बात हो गई। एंथुसियाज्म होना चाहिए साइंस, बेसिकली एंथुसियाज्म होना चाहिए साइंस। तो चलिए बात करते हैं दो मोस्ट एंथुसियास्टिक साइंटिस्ट के बारे में। The two Indian scientists who one was a UPSC candidate and one was trying to be a UPSC candidate, but due to some circumstances he left that and then he followed his passion of physics and science. So मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर जेसी बोस की एंड सर सीवी रामन की। तो सर जेसी बोस और सर सीवी रामन की कहानियाँ उनकी तरफ थोड़ा चलते हैं। तो तुम दोनों में से कौन शुरू करना चाहेगा, क्योंकि फिर मैं बोलूँगा लास्ट। श्योर आदित्य, कोर डे हुई आते पास शिवयाम ओके तो पास। यस यस यस। सीवी रमन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट सीवी रमन, इट्स रामन, क्योंकि मुझे भी बहुत इस चीज़ के बारे में करेक्ट किया गया था। ये परसेप्शन ये बना है क्योंकि RAMAN हम रमन पढ़ देते हैं, बट इट्स रामन। राम यानी कि तमिल में इसको बोला जाता है राम एंड लास्ट में लगता है अन। जैसे इंग्लिश में हर चीज़ के बाद ए लगा देते हैं ना, रामा, रावणा, तो उसी तरीके से अन लगता है तमिल में। तो इसीलिए रामन नाम है उनका, रमन नहीं। ओके, सो दैट वुड मीन जो हम लोग बात करने वाले रामन इफेक्ट है। हाँ जी जी। सो एनीवे, टॉकिंग अबाउट सीवी रामन, तो उनके बारे में हम सब जानते हैं। वो इंडिया के फर्स्ट ऐसे फिजिसिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और उनके बहुत सारे रेवोल्यूशनरी काम थे, जैसे कि रामन इफेक्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ उनके बारे में यह है कि पीपल नो हिम एज अ फिजिसिस्ट, बट वो बहुत ही बड़े म्यूज़िक एंथुजियास्ट थे। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ इज़ बिकॉज ही वॉज ए क्यूरियस पर्सन। तो वो अपने आप को सिर्फ फिजिसिस्ट कंसिडर नहीं करते थे। तो लेट्स से उनको बहुत ज़्यादा वीणा का बहुत शौक था, तो उन्होंने वीणा किस तरीके से काम करता है, उसके हार्मोनिक्स किस तरीके से वर्क करते हैं, उसके ऊपर लिटरली उन्होंने रिसर्च करके पेपर पब्लिश किया था, विच वॉज नॉट हिज फील्ड। उनको अपने करियर में उससे कुछ रिवॉर्डिंग ज़्यादा नहीं मिलने वाला था, बट ही डिड दैट बिकॉज ही वॉज क्यूरियस। उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनको जेम्स का बहुत शौक था। जो ये अलग अलग जेम्स आते हैं, जो हम लोगों को नेचुरल जेम्स मिलते हैं, उनका बहुत शौक था। तो वो लाइट उससे कैसे इंटरेक्ट करती है, वो किस तरीके से ग्लो करते, क्या करते, जिसके ऊपर उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। तो ये वाले पॉइंट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही इज़ नॉट ग्रेट बिकॉज ही इज़ गुड इन हिज पर्टिकुलर फील्ड, ही इज़ ग्रेट बिकॉज ही इज़ क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, जो कि सीवी रामन बहुत अच्छे से एक डिपेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैं ये पॉइंट बोलूँगा। एक चीज़ मैं भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि म्यूज़िक की अब बात हुई है, रामन नेवर प्लेड म्यूज़िक इन हिज लाइफ, नेवर प्लेड म्यूज़िक इन हिज लाइफ, बट ही मेड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। He made a mechanical violin। अपने भाई का वायलिन उठाया, पुरानी साइकिल उठाई, मैकेनिकल वायलिन बनाया उस टाइम पे। ओके, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी चीज़ के, कॉलेज में थे और मैकेनिकल वायलिन बनाया उन्होंने। तो जैसा कि शिरीष ने बताया, मतलब जस्ट वन मिनट, मतलब I'm not sure about this fact that he never played any instrument, because maybe again I need to recheck my sources. You can recheck. It was Bhabha who was one of the finest musician also. One of the finest. Baba का तो yes it is right, but okay. रामन का मेन ये था कि रामन के ब्रदर जो हैं चंद्रशेखर, सीवी रामन, चंद्रशेखर वेंकट रामन, चंद्रशेखर अय्यर, शायद चंद्रशेखर अय्यर उनका नाम था, या मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, बट उनके बड़े भाई जो थे वो वायलिन प्ले करते थे। रामन नेवर प्लेड वायलिन, बट ही मेड, क्योंकि वो भाई से थोड़ा सीखे थे और उनकी जो वाइफ थी वो वीणा बजाती थी। तो
वीणा के साइंस के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। एंड देन उसके बाद उन्होंने तबले के बारे में रिसर्च किया, कैसे उसके हार्मोनिक्स काम करते हैं, कैसे तबले की बीट जो है वो काम करती है, कैसे तबले में अलग अलग ताल दो तो अलग अलग आवाज़ आती है। उस पूरी चीज़ पे उन्होंने रिसर्च किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने एक बार स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पे काम कर लिया तो वो उसको छोड़ देते थे। अब परकशन इंस्ट्रूमेंट पे काम कर लेंगे। परकशन इंस्ट्रूमेंट मतलब ढोलक, तबला और ड्रम्स हो गए, जो भी है उन इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करेंगे। फिर अगर वो भी उन्होंने कर लिया, उससे बोर हो गए, हटाओ उसको, फिर उस पर दोबारा काम नहीं करेंगे। फिर फ्लूट वगैरह पे काम करेंगे, जो विंड इंस्ट्रूमेंट है, विंड इंस्ट्रूमेंट के हार्मोनिक्स पे काम करेंगे, अकॉस्टिक्स पे काम करेंगे उनके। तो इस तरीके के वो कुछ इंसान थे। एंड उनकी तो काफ़ी सारी स्टोरीज है। अभी मतलब ये है कि उनका पूरा टाइम जो है वो क्यूरियोसिटी में ही जाता था। उनको एक बार क्या हुआ था कि फाइनेंशियल सर्विसेज में थे तो वो थे। अच्छा, यू ऑल नो दैट रामन वाज अ सिविल सर्वेंट। रामन वाज अ सिविल सर्वेंट। तो आज के टाइम पे जो यूपीएससी आया है, उस टाइम पे इंडियन फाइनेंशियल सर्विस का एग्ज़ाम जो है वो रामन ने क्लियर किया था। एंड व्हाट ही डिड वाज ही केम टू कोलकाता विद हिज वाइफ। एंड कोलकाता में उन्होंने फिर आइडेंटिफाई किया IACS को, वहाँ पर अपने रिसर्च चालू किया। एंड रिसर्च चालू करने के बाद क्या हुआ कि उनको कलकत्ता छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका प्रमोशन हो गया था। तो उनको रंगून भेज दिया गया था। तो वहाँ वो बहुत दुखी थे क्योंकि nobody was there to do scientific research। मतलब उनके साथ कोई ऐसा नहीं था, या फिर उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो साइंटिफिक रिसर्च। तो वो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था। फिर जब वो वापस कलकत्ता आए थोड़े टाइम बाद, 1 या 1.5 साल बाद, तब क्या हुआ कि वापस से फिर वही साइकिल शुरू हुआ। फिर IACS के बाद जो लैब में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को चालू किया। 1916 में जाकर जो है, जब आशुतोष मुखर्जी ने इंस्टीट्यूट बनाया है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंसेस, वहाँ पे उनको पायलट प्रोफेसरशिप ऑफर करी गई। फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 6 महीने के लिए उन्होंने छुट्टी डालने की कोशिश करी कि मैं 6 महीने वहाँ जाके काम करूँगा, तो अगर आप मुझे परमिट करोगे तो मैं 6 महीने वहाँ काम करके आके देखूँगा कैसा लगेगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं वापस से फाइनेंशियल सर्विसेज ज्वाइन कर लूँगा। अंग्रेज़ी सरकार ने कह दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, या तो आप पूरा छोड़ दो या तो आप पूरे चले जाओ वहाँ पर। तो वहाँ पर सैलरी हाफ थी और यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज में सैलरी ज़्यादा थी। उस टाइम पर उन्होंने डिसीजन लिया कि अब इनका ज़्यादा हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, हाँ अब नहीं सुन रहा मैं। तो वो चले गए और हाफ सैलरी पे उन्होंने वहाँ पर पायलट प्रोफेसरशिप फिर ज्वाइन करी। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री, व्हाट ही हैज़ डन टिल नाउ। एंड his students also have done great jobs. Like his student Sir K.S. Krishnan was the first ever director of National Surgical Laboratory, the founding director. तो आप लोग और क्या कुछ डिस्कस करना चाहेंगे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में? राइट, इंडिया में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत पायनियरिंग वर्क किए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली सबको नहीं जाना जाता है। CV रमन इज अमॉन्ग दोज फ्यू पीपल जिनको अच्छे से हर कोई जानता है, बट देयर आर मेनी हिडन जेम्स इन इंडिया दैट पीपल डोंट नो अबाउट। एक हिडन जेम्स पे एक अलग से एपिसोड्स करेंगे। हाँ, श्योर, मज़ा आएगा। वेणु बापू के बारे में बात होगी और क्या नाम है, गोविंद स्वरूप सर के बारे में बात होगी। सबसे ऊपर अमल कुमार राय चौधरी, अमल सर के बारे में बात किए बिना तो हाँ मतलब वो सबसे टॉप पे आएंगे। वो कुमार राय चौधरी, अमल कुमार राय चौधरी का नाम सुना है तुमने? अभी राइट, अभी बात हो, लेकिन इसी बार आपको शायद मेंशन किया था। आप पिछले किसी पॉडकास्ट में आपने शायद उसे मेंशन किया था उन्हें। अमल कुमार राय चौधरी भी एक कह सकते हो कि एक फिजिसिस्ट थे या कॉस्मोलॉजिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, लाइक बाय प्रोफेशन मैथमेटिशियन थे, बट ही डिड पायनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ
जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। तो उनका बहुत, वो शायद आइंस्टाइन से लेटर वगैरह हुआ था ना उनका, लेटर इंटरेक्शन। अब ये हिस्टोरिकली इस चीज़ के ऊपर मुझे नहीं पता है, बिकॉज फॉर सम रीज़न अमल कुमार रायचौधरी के ऊपर बहुत ही कम मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंटरनेट पे। मैंने मतलब जितना हो सके बहुत ज़्यादा छाटने की कोशिश की है, कुछ कुछ जगह मिला है, बट उनको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है उनकी लाइफ के बारे में। बट ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी पर्सन, जिन्होंने बेसिकली जनरल रिलेटिविटी में उनको इसलिए जानते हैं बिकॉज उन्होंने रायचौधरी इक्वेशन दी थी। रायचौधरी बेसिकली जितने भी हाइपर सरफेस है, सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, जनरल रिलेटिविटी में कर्वेचर आता है मास की वजह से। उस मास की वजह से जो कर्वेचर आता है उससे स्पेस टाइम में कैसे कॉन्ग्रुएंस आएगा, मतलब कैसे चीज़ें एक तरह जाएंगी या डाइवर्ज करेंगी, उसको डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन दी थी, रायचौधरी इक्वेशन। रायचौधरी की इक्वेशन के बेसिस पे फिर स्टीफन हॉकिंस ने अपना काम किया, रॉजर पेनरोज ने अपना बहुत सारा काम किया। मतलब विदाउट रायचौधरी इक्वेशन इट वुड नॉट हैव बीन दैट ईजी। मैं ये नहीं कह रहा पॉसिबल, मे बी दूसरे तरीके होते हैं अलग अलग, लेकिन रायचौधरी इक्वेशन ने बहुत सिंपल कर दिया, लाइक फेनमैन डिड विद फेनमैन डायग्राम। अरे फाइनल डायग्राम तो बहुत ही ज़्यादा पायनियरिंग वर्क था कि इसके बारे में बात करेंगे। फाइनल डायग्राम वाज समथिंग कि उन्होंने एक दिन काम अपना किया और अपनी बहन को बोला कि मेरा वो वहाँ पे थोड़ा वर्क पड़ा हुआ है, पेपर्स पड़े हुए हैं, लेकर आ जाओ। वो कह रही यहाँ तो कुछ बेकार से डायग्राम्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ तुम्हारा वर्क नहीं है, तो वही मेरा काम है, उठा के लाओ। और बहुत फनी आदमी थे। अब बात करते हैं थोड़ा जेसी बोस की, थोड़ा जल्दी में बात करेंगे। 30 नवंबर को उनका भी बर्थडे आने वाला है, बर्थ एनिवर्सरी। एंड जेसी बोस वाज समवन हु वाज, क्या कहोगे, सत्याग्रही साइंटिस्ट, या फिर एक तरीके से उनका सूफियाना अंदाज था एक, कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि 3 साल कोई बंदा पढ़ा रहा है और सैलरी ही ना ले। 3 साल तक उन्होंने अंग्रेज़ों के राज में अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, एंड ही डिडंट टुक अ सिंगल पेनी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि उनको उस सैलरी पे नहीं दे रहे थे जो उनको मिलनी चाहिए थी। वो एक किसी ब्रिटिश प्रोफेसर को जितनी सैलरी मिलती उससे हाफ सैलरी पे दे रहे थे। वो उन्हें गवारा नहीं था, कह रहे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ ऐसा तो नहीं है कि उनसे कम है, मुझे सैलरी भी उतनी ही चाहिए। किसी ब्रिटिशर को लेकर आओ, पढ़ाई किसी को। और उन्होंने किया, उन्होंने मतलब कि उनकी एक स्टोरी है कि स्टिमुलाई पे उनका काफ़ी सारा काम था। वो सिर्फ फिजिसिस्ट नहीं थे। हाँ, ही वॉज अ पॉलीमैथ। हाँ, तो वो बहुत फील्ड्स में उन्होंने काम किया, मल्टीडिसिप्लिनरी काम किया है। आज हम मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करते हैं, वो तब के टाइम पे बहुत कुछ कर चुके थे। तो एक चीज़ थी कि लंदन में वो जब गए थे, नहीं, रॉयल सोसाइटी में जब वो गए थे, तब कुछ एक एक्सपेरिमेंट शो की करना था उनको। तो वो एक्सपेरिमेंट में ये शो करना था कि अगर आप प्लांट को कुछ पॉइजन देते हो, जो प्लांट के तौर पे जो है, अगर उसमें इंजेक्ट कर दिया पॉइजन आपने, तो प्लांट जो है वो उसको रिएक्ट करता है, एंड प्लांट मुरझा जाएगा थोड़े टाइम में। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट पहले करके देखा, वो सक्सेसफुल रहा। देन स्टेज पे उन लोगों के सामने करके देखा, तो हुआ क्या कि जो पॉइजन वो लेकर आए थे, वो पॉइजन किसी ने बदल दिया, एंड उसकी जगह वाटर रख दिया। तो वाटर को जब उन्होंने इंजेक्ट किया, कुछ नहीं हुआ। तो सब लोग हंसने लग गए कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, आपने तो कहा था कि ये पॉइजन है, इसको बहुत कुछ होगा, इसको तो कुछ हुआ नहीं। तो जैसी वो उसने बिना कुछ सोचे समझे बोला, ये जो चीज़ है वो शायद पॉइजन है ही नहीं, किसी ने ये बदला है, किसी ने शरारत करी है। तो अगर ये प्लांट के लिए पॉइजन नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं होगा। उन्होंने अगला सिरिंज उठाया और अपने हाथ में इंजेक्ट कर लिया, और फिर सामने से एक बंदा खड़ा हुआ, सॉरी सर, मैंने वो चीज़ बदल दी थी, मैं टेस्ट करना चाहता था कि आप सच बोल रहे कि नहीं। तो फिर रियल पॉइजन के साथ उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया। ओके थोड़ा अजीब सा सिनारियो था, बट वाओ। That was J.C. Bose. That was J.C. Bose. He never thought of something कि
वो इस तरीके से नहीं सोचते थे कि मतलब कि लोग क्या सोचेंगे, वो बस कर डालते थे, उनको प्रूफ। यार सोचो ना, वो आदमी जिसके रिसर्च को कोई और अपने नाम पे छाप के बैठा है, उस आदमी को तब रियलाइजेशन होता है कि यार मुझे अपने रिसर्च को अपने नाम पे छापना चाहिए, क्योंकि उनका फंडामेंटल ये था, उनके मतलब उनकी जो क्या नाम है, क्या कह सकते हैं, उनके एथिक्स या जो भी मॉरल कोड था उनका, ये कहता था कि साइंस को किसी के नाम पर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, और साइंस से कोई पैसा कमाना इज नॉट अ गुड थिंग। और वो उनकी सोच थी। तो उन्होंने बहुत सारे अपने लाइक इन्वेंशंस को पेटेंट नहीं किया था, पेटेंट नहीं किया इंक्लूडिंग था। उनका जो बहुत फेमस वायरलेस इन्वेंशन था, वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर उन्होंने जो काम किया था, इट वाज आल्सो नॉट पेटेंट, व्हिच इज अ वेरी बिग डील। एंड मार्कोनी डिड इट आफ्टर हिम। that really suck. तो मार्कोनी डिड इट आफ्टर हिम एंड देयर वाज नो क्रेडिट फॉर हिम। सो ही कुड हैव गॉट द नोबेल प्राइज बिफोर रामन, बट भाई पेटेंट ही नहीं कराया है तो क्या कर सकते हैं। तो फिर बहुत बाद में उनको बोला गया कि सर पेटेंट कराइए, ये आपके लिए नहीं पर इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फिर उन्होंने बाद में चीज़ों को पेटेंट कराना शुरू किया। एक ऐसी मशीन बनाई थी उन्होंने जो प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकती थी उस टाइम पे, जिसका ऑल्सो नाम था प्लांट क्रिस्टोग्राफ। सेंसिटिविटी, प्लांट हाँ सेंसिटिविटी भी वो मेजर करती थी। आई थिंक ये वर्क करती थी, मतलब प्लांट्स के जो स्टिमुलाई रिस्पॉन्सेज होते हैं, जब लाइट, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन, इन सब के थ्रू जो उसके रिस्पॉन्सिव होता है प्लांट्स के, तो उस बेसिस पे पूरा वो डिज़ाइन किया था उन्होंने। और उसमें ये था कि उसकी ग्रोथ को हर सेकेंड 1/1000 ऑफ एन इंच तक की ग्रोथ को वो मेजर कर सकते थे, इतनी प्रिसीजन उस टाइम थी। तो उसको क्रिस्कोग्राफ बोलते थे। एंड देन फिर जेसी बोस ने वायरलेस टेलीग्राफी की खोज करी थी। अभी थोड़ी देर पहले जो सेमीकंडक्टर की हम लोगों ने बात की, सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट फर्स्ट टू यूज सेमीकंडक्टर जंक्शन। नाइस, ये वाला मुझे नहीं पता था। हाँ, नहीं, ही वॉज एक्चुअली अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन ऑल्सो। वो विमेंस राइट, विमेंस एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे। उनका ये मानना था कि साइंस शुड बी फ्री फॉर एवरीवन, जो मेरा खुद का पर्सनल बिलीफ है कि नो वन शुड पे टू लर्न साइंस, इट शुड बी फ्री। No one should pay to learn anything which is right. basic. Which is basic. Basic But education should be free for everyone and should Right. everyone has a right to get it. But वही है कि अभी आज के टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग अलग हो गई है। वो फिर दैट इज़ अ डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक सीन है। तो दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। बहुत छोटे से में हम लोगों ने आपको बताया है, इतना कोई डिटेल में हम लोग गए नहीं है। बट अगर आप लोग और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिए। हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, और स्टोरीज हम लाएंगे। एक एपिसोड हमने बांध लिया है कि जो हिडन जेम्स हैं उनके बारे में हम एक एपिसोड लाएंगे, चाहे वो हमारे गोविंद स्वरूप सर हों, अमाल राय चौधरी सर हों, चाहे वो हमारी अपनी डॉक्टर रत्नाश्री के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। यस, रत्नाश्री मैम, शी वाज अ हिडन जेम एंड व्हाट अ पर्सन शी वाज। सो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, सिर्फ ऐसे ही क्योंकि हिडन जेम आप 1947 से ही उठा के लाएंगे, उससे पहले ही हिडन जेम्स हुआ करते थे, अभी नहीं है। बहुत सारे हिडन जेम्स हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उन पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आदि भी कुछ बोले। पिछले 3 पॉडकास्ट से कुछ नहीं बोल रहा है बेचारा। ठीक है, तो आज बोला मैं इस पॉडकास्ट में बोला। आज मेरी आवाज़ खुली है। अभी नेक्स्ट एआई का टॉपिक आने दो, एआई का टॉपिक आने दो, कॉस्मोलॉजी का टॉपिक आने दो, देखना आदि के घोड़े कैसे खुलते हैं एक बार में। right. तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू, लेट्स साइन ऑफ फ्रॉम साइमन और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।